आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। तो फटाफट से देख लेते हैं आइशर मोटर्स को। अभी भी सेल्स नंबर्स आए हैं और जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। जो टोटल मोटरसाइकिल सेल्स है वहां पर एक अच्छी ग्रोथ आई है। 21% बढ़कर जो बिक्री है वो 64,000 से ऊपर रही है। एक्सपेक्टेशंस थी कि ये फिगर जो रहेगी वो 63,500 यूनिट्स के आसपास आ सकती है, लेकिन उससे बेटर ही फिगर आई है। जो ओवरऑल सेल्स हैं वो 21% बढ़ी हैं। ये मोटरसाइकिल सेल्स। और वैसे भी हमने देखा है कि रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी एक ग्रोथ ड्राइवर आइशर मोटर्स के लिए बना रहा है पिछले कुछ सालों से, वो मोमेंटम इस बार भी कायम रहा है। एक्सपोर्ट्स जो हैं कंपनी के वो करीब 4% बढ़े हैं। हालांकि देखना होगा कि कमर्शियल व्हीकल सेल्स कैसी रही हैं, क्योंकि एक आशंका थी कि जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैं इस मंथ के दौरान वो थोड़ा सा डिप हो सकती हैं। लेकिन अब तक की जो फिगर्स आई हैं उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में देखें तो नंबर्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी सुबह से मजबूत था और इन नंबर्स के आने के बाद भी जो मजबूती है वो मेंटेन हो रही है। 2.25% ऊपर है ये शेयर। आइशर मोटर्स पर हमने इनफैक्ट अभी शो की शुरुआत में जिक्र भी किया था इसका। अब सेल्स नंबर्स आ भी चुकी हैं आशीष। नंबर्स डेफिनेटली प्रोजेक्शन से बेटर रहे हैं। अभी आप कॉमेंट्स क्या हैं, क्या करें इन लेवल्स पर? डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है जिस तरीके के आपने टू व्हीलर नंबर्स बताए हैं इनके, और वो हमेशा एक बहुत स्मार्ट परफॉर्मर पोर्शन होता है इनके रिजल्ट्स में। और जिस तरीके का मोमेंटम है, मुझे लगता है मोमेंटम और कैरी होना चाहिए। 31,000 तक के लेवल्स आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत जल्दी दिख सकते हैं। तो 31,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अभी 30,827 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 750 रुपए की मजबूती लेकर। लेकिन अर्निंग्स वाले स्टॉक्स को देखें तो ल्यूपिन और पंजाब नेशनल बैंक, ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि कल जारी होंगे। लेकिन क्योंकि स्ट्रैटेजी नंबर से पहले बनाई जाती है, इसीलिए हम आपकी उस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। और ये जानने के लिए कि नंबर्स रह कैसे सकते हैं, अंचल के पास चलते हैं। अंचल, पंजाब नेशनल बैंक और ल्यूपिन दोनों के नंबर्स आने हैं और दोनों के ही नंबर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं अगर डर है भी इस बार के अर्निंग सीजन में तो वो डेफिनेटली एक फार्मा पॉकेट है और दूसरा है सरकारी बैंक। क्या एक्सपेक्टेशंस है दोनों ही कंपनियों से? शुक्रिया दीपाली। सरकारी बैंक से ही शुरू करते हैं। पीएनबी, देखिए इस बार पीएनबी के नंबर में एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा प्रोविजनिंग का आंकड़ा। अगर आप नंबर्स की बात करें, एनआईए इस बार करीब 4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लोन ग्रोथ अच्छी रह सकती है, डिपॉजिट्स में अपटिक रहेंगे, उसका फायदा होगा। फी आई भी बढ़ रही है, वहां से ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्रोविजनिंग की जहां तक बात है, एस्टिमेट फिलहाल तो यही लगाया जा रहा है कि करीब 2500 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग कर सकता है बैंक। यानी वाई बेसिस पे करीब 9% डिप होती हुई दिखेगी और क्वार्टर बेसिस पे एक हाई बेस की वजह से ऑलमोस्ट 57% का डिप आ सकता है। लेकिन क्रिटिकल रहेगा जो एनसीएलटी में 12 नए अकाउंट जोड़े गए हैं उसका इम्पैक्ट, और जो राज्यों में जो किसान लोन वेव ऑफ किया गया उसका इम्पैक्ट। देखिए पंजाब में किया गया और उसका कहीं ना कहीं एक डेंट इस बारी पीएनबी पे आ सकता है। क्रिटिकल अब एस्पेक्ट यही होगा कि एनसीएलटी और लोन माफी के लिए कितनी प्रोविजनिंग करते हैं। अगर ये आंकड़ा 2500 करोड़ से ज्यादा का रहता है तो आपको पूरे नतीजों पे दबाव बनता हुआ दिखेगा। जहां तक रही बात ग्रॉस एनपीए फ्रंट पे, तो इस बार ही स्लिपेजेस पिछले क्वार्टर में हाई थी तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। 13.2% के ग्रॉस एनपीए रह सकते हैं, 12.5% से बढ़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दूसरी ओर ल्यूपिन की अगर हम बात करें तो नंबर्स पे प्रेशर की ही उम्मीद की जा रही है। देखिए कंपनी पिछले साल कंपनी को फायदा था, इन्होंने यूएस में लॉन्च की थी ग्लूमेट्जा और फोर्टमेट, उन दोनों के नंबर से सपोर्ट मिला था। लेकिन इस बार यूएस कारोबार से करीब 18% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अंचल, ये भी शायद एक है कंसर्न की जो ग्लूमेट्जा ड्रग है उसका भी मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली लूज हो रहा है, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल दिवाली, मैं उसी पे आ रहा था क्योंकि ये दोनों बड़े मार्जिन वाली दवाएं हैं और दोनों में ही कंपनी का मार्केट शेयर लूज आउट हुआ है कंपटीशन की वजह से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल नंबर्स पे प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। कंपनी के एबिटा में करीब 20% की गिरावट का अनुमान है, तो वहीं एबिटा मार्जिन 29.5% से घट के 24% रह सकते हैं। रुपए की मजबूती का भी एक दबाव आएगा। जहां तक रही बात बॉटम लाइन की, मुनाफा करीब 35% घट सकता है। इनकी ब्याज लागत बढ़ रही है, अदर इनकम ऑलमोस्ट 50% ज्यादा गिर रही है, और जो टैक्स पे आउट है वो रिलेटिवली हैवी रहता है Q1 में फार्मा कंपनियों के लिए। तो तीनों का ही एक कंबाइंड इफेक्ट कंपनी के मुनाफे में एक भारी स्लाइड की उम्मीद की जा रही है। तो देखिए ल्यूपिन में दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, एक तो फोर्टामेट और ग्लूमेट्जा। ये दो ऐसे ड्रग हैं जिससे मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज यूएस में कंपनी ड्राइव करती है। यहां पर सेल्स थोड़ी सी डिप हो सकती है क्योंकि नए प्लेयर्स के आने के बाद जो मार्केट शेयर है कंपनी वो कांस्टेंट इन दो दवाओं का लूज कर रही है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है जिसका रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर भी दिख सकता है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में इंपॉर्टेंट रहेगी एसेट क्वालिटी और साथ ही लोन ग्रोथ। लेकिन दोनों स्टॉक्स पे कॉमेंट ले लेते हैं। आशीष, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पिछली सीरीज का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये रहा है और इस नई सीरीज की शुरुआत से ही ये थोड़ा सा सुस्त है। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपको कहां नजर आ रहे हैं और टेक्निकली व्यू क्या है? और दूसरा ल्यूपिन, नंबर से पहले ऑलरेडी ये स्टॉक कमजोर है, अपने 52 वीक क्लोज पर ट्रेड कर रहा है। पीएनबी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी 152.50 पे आ रहा है। मुझे लगता है अगर वो सपोर्ट जाता है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा इनके फार्म लोन जो वेवर इन्होंने किए हैं
उस पर क्या इफेक्ट आता है। और अभी जैसे बताया कि एनसीएलटी में जो कंपनीज गई है, तो भी मेरे ख्याल से नजरें रहेंगी एनपीए और रिकवरी फिगर्स क्या आते हैं। तो मेरे ख्याल से 152.50 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेकडाउन हो जाता है, शायद हम इसमें 10-15 रुपए की भी आप एक गिरावट देख सकते हैं, एक सडन गिरावट देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ल्यूपिन की अगर हम बात करें, काफी वीक लग रहा है स्टॉक। आप देखें इस स्टॉक ने अपनी जो जुलाई में जो तेजी आई थी पूरी रिट्रेस कर दी और उस पूरी तेजी के भी नीचे आ गया। ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1044 का सपोर्ट था, वहां से एक तेजी आई थी, उसको ब्रेक कर दिया स्टॉक। मुझे लग रहा है वीक रहेगा आगे से। ठीक है, तो व्यू आपको मिला है ल्यूपिन पर और पंजाब नेशनल बैंक दोनों पर। हालांकि दोनों ये स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हैं। एक बार देखिए आज के सेशन में टी कॉफी और लिकर स्टॉक्स को, हालांकि थोड़े से कॉन्ट्रेरियन है ये एक दूसरे से, लेकिन टी कॉफी स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग है आज के सेशन में और लिकर स्पेस के शेयर्स भी अच्छी अपमूव दिखा रहे हैं। ये देखिए अब टी कॉफी स्पेस के स्टॉक्स मैक्लोड रसल, गुडरिक ग्रुप, वारंटी और टाटा कॉफी, यहाँ पर 1% से लेकर 3% तक का सर्ज है। और साथ ही लिकर स्टॉक्स को देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट एक कांस्टेंट परफॉर्मर रहा है, 2600 के लेवल्स के ऊपर अभी भी है। मैकडोवल होल्डिंग्स, पिनकन स्पिरिट और सोम डिस्टिलरीज का भी बायस जो है पॉजिटिव है। यूनाइटेड स्पिरिट एक स्टॉक अच्छा लग रहा है आशीष, कांस्टेंट चला है ये शेयर और आज भी 3% ऊपर है। अब यहाँ पर ट्रेडर्स करें क्या, वो जो नई खरीदारी करना चाहते हैं और जो अभी भी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं? नहीं, काफी अच्छे सपोर्ट पे है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप इसका चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में करीब 2725 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो अगर कोई होल्ड करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है करीब 80-90 रुपए, 100 रुपए के आसपास का और मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में बचा है। जी चलिए एक बात देख लेते हैं एविएशन शेयर्स को और स्पेशली इंडिगो को। इंडिगो के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर स्ट्रॉन्ग आए या फिर कहें कि अब तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया, तो उस हिसाब से कंपनी ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट की और 37% का जंप हमने प्रॉफिटेबिलिटी में देखा। लेकिन शायद इस प्रॉफिटेबिलिटी से अम्यूज नहीं हुए राकेश झुंझुनवाला, जो कि एस इन्वेस्टर भी हैं, इंडिगो में उनकी होल्डिंग भी है, और इसीलिए उन्होंने कल अर्निंग्स आने के बाद जब शाम को कॉन कॉल हुई तो मैनेजमेंट से तीखे सवाल किए कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और साथ ही आगे की योजनाओं को लेकर। क्या क्या तीखे सवाल हुए उनके और आगे से मैनेजमेंट का जवाब क्या आया, सुन लेते हैं। From shareholders to dilute equity. That means obviously some part of the 75%, bringing down to 75% will happen by fresh offering rather than by sale by the promoters. Hello? Yes. Hi Rakesh, it's Rohit. So yes, that is correct. We've taken our shareholder resolution that we'll be putting out as part of our annual AGM. Right. We'll have that request. Is it going to be entirely a fresh issue, but some part will be off of a sale? We have not finalized that. So certainly that has the flexibility to do both. We will likely do some combination of the two, but we've not finalized. In what time period will you be doing it? We have not finalized that. Right. And one of the efficiencies I'm told was your low maintenance cost. Is that, you were getting a lot of discount because you were buying large number of aircraft. So whether you own or lease, it's not going to affect your maintenance expense or the price at which you buy the aircraft. Am I right? That's correct, absolutely. I think our maintenance cost is primarily due to the fact that we were able to negotiate these long-term maintenance agreements at the time we ordered the planes, and obviously that combined with really that's the reason, and that doesn't get affected whether you own or lease the plane. And do you want to restrict your growth to? You explained why you want to restrict your growth to 20%. But don't you think that will give better pricing, generally better pricing power to all airlines? Because if you grow at 20% and the market also grows at 20%, no fresh capacity will come in. And I don't think the other airlines, especially Air India, tends to grow at 20%. So don't you think that will lead to better pricing for the entire industry? Maybe that is one of the strategies why you're doing. Yeah, so I think on the capacity growth front, we see a huge opportunity in terms of continued growth in demand in the Indian market. And we're focused on that long-term growth. Of course, you can optimize profitability in the short term by squeezing capacity and raising fares.
but that gain doesn't last very long, and that doesn't create long-term value. So we believe our capacity plan is the right way to create long-term value, and it's profitable growth. Yes, you can squeeze profitability in the short term by playing with capacity, but we don't think that that's the right strategy. No, I agree. You're not squeezing the capacity because you want the fares to go up. But it will become a natural consequence if you grow at 25 and you have 40% of the market share. So that if you grow at 40 means 2% less capacity will come into the market. I don't say you're doing it in order to squeeze prices, but will that not be a natural consequence? Yeah, I mean, Rakeshji, as you know, this market behaves in strange ways depending on what competitors do. We know what we are doing, and I think any more speculation on that would be gazing into the crystal ball for us. Okay, thank you. Congratulations on a good performance. I hope it continues. तो ये कुछ तीखे क्वेश्चन पूछे राकेश झुंझुनवाला ने। स्पेशली उन्होंने कहा कि आपने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर टारगेट शेयर किए हैं 20% तक के, वो और अगर मार्केट भी उसी पेस से ग्रो करता है तो यानी आगे जाते हुए आने वाले क्वार्टर्स में कोई फ्रेश कैपेसिटी एडिशन नहीं होगा। लेकिन मैनेजमेंट ने कोशिश की यहाँ पर आंसर करने की। उन्होंने कहा कि इंडियन मार्केट्स में डिमांड जो है वो कांस्टेंट कंटिन्यू हो रही है और उस हिसाब से फ्रेश कैपेसिटी एडिशन भी शायद गोइंग फॉरवर्ड उनको करना पड़े। लेकिन इंडिगो ने ऑलरेडी एयर इंडिया में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है और उसको लेकर हम देख भी रहे हैं कि कांस्टेंट कुछ फॉरेन प्लेयर्स की ओर से भी इंटरेस्ट आया है। अभी एक खबर ये आई है एविएशन मिनिस्ट्री सोर्सेज की ओर से कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं वो एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट पर नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं। करंटली वो पूरा प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं। दरअसल अब तक भी जो डिसीजन है वो ड्यू है कि डेट वो कितना राइट ऑफ करेंगे। 50,000 करोड़ का डेट है और जितने भी प्लेयर्स की ओर से इंटरेस्ट आया है वो यही फैक्टर जानना चाहते हैं कि कितना डेट यहाँ पर सरकार कम करेगी और उसको देखते हुए नेक्स्ट वीक के लिए ये इंपॉर्टेंट जो बैठक है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि इंडिगो को भी देखें तो फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बाय से ट्रेड कर रहा है।